हेलो एवरीवन। टुडे क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। और आज इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आज शुरू करते हैं। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे संविधान का निर्माण। और इस संविधान के निर्माण में जब हम बात करेंगे तो सम ऑफ द थिंग्स ओवरव्यू में अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले आप ये जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी संविधान क्या है, तो आप संविधान निर्माण की बात करेंगे। तो उसमें यह है कि डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि रूलर्स जो है जो चाहे वो करना चाहे वो कर सके। There were certain basic rules that the citizens and the government have to follow। कुछ निश्चित रूल होगा जिसमें सिटीजन्स को और साथ में गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होगा। ऑल सच रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। तो आप ये 2-3 पॉइंट कोट करेंगे तो आप इजीली किसी को भी समझा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। पहला ये कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि ये रूल्स और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये तय होता है कि सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट व्हाट दे विल डू। एंड फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। जैसा मैंने आपसे कहा, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों का अधिकार क्या है, गवर्नमेंट का पावर कितना है और क्या है, वो कैसे फंक्शन कैसे वर्क करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए आगे चलते हैं। अगला है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉर्टेंट, वाई डू वी नीड, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ अ रिटन रूल्स और दैट आर द एक्सेप्टेड बाई पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ कुछ रूल्स का एक सेट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस डेफिनेशन आप दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग people living in a territory between called citizens, also the relationship between the people and government। ये नागरिकों का और सरकार, गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, के बीच एक रिलेशनशिप तय करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। अनदर क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ अ ट्रस्ट। विश्वास पैदा करता है लोगों के बीच। हमें पता है कि ये रूल्स है, इस रूल के बियॉन्ड कोई नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें इस तरह से रूल को फॉलो करना है, गवर्नमेंट को भी हमें भी। तो अगर हम तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक विश्वास पैदा करता है नागरिकों और गवर्नमेंट के बीच में। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी ए कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव अ पावर टू टेक विच डिसीजन। ये भी तय करता है कि सरकार कौन कैसे बनेगी, वो कैसे पावर में आएगी, कैसे निर्णय लेगी, ये सारी चीज़ें। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर। ये साथ में ये भी है कि लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये तय करती है सीमाएं सरकार की, गवर्नमेंट की। और साथ में राइट ऑफ सिटीजन्स और नागरिकों के अधिकार की भी बात करता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ अ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये प्रेरित करता है संविधान। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान क्यों आवश्यक है। अब इसमें जो है चर्चा करने की बात है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, भारत का संविधान किस तरह से बना। आप जानते हैं कि भारत का हमारा जो संविधान था वो देश को जब आज़ादी मिली थी तो वो एक दुखद घटना के साथ आज़ादी मिली थी। और हमने बहुत कुछ इसमें खोया था, जन धन हर तरह की हानि। तो उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो उसमें कुछ एक आध चीज़ों पे आपसे अगर चर्चा कर लें तो संविधान निर्माण के दौरान भारत के द पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान
बनने का जो रास्ता था, आज़ादी मिली 1947 में, उससे पहले हमने संविधान को किस तरीके से बनाना सीखा। जैसे एक है एज फॉर बैक एज इन 1928, मोतीलाल नेहरू, ही वॉज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। वो 1928 का एक समय था जब गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने जब चैलेंज किया था, तो इन लोगों ने इस तरह से एक्सेप्ट करके उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। वो एक समय था, ड्राफ्ट किया था। In 1931, resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. उस समय ही वो अभ्यस्त हो गए थे कि भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान किस तरह से होगा। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को उसी समय वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में इंक्लूड करके चल रहे थे। और एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना और प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत एक बराबर होगी, एडल्ट। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की थी। और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए माइनॉरिटीज़ के भी जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रखने की बात की थी, इक्वालिटी की बात की थी। द सम बेसिक वैल्यूज़ विच एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स पहले ही अपना लिया था संविधान बनने से पहले। जो हम आगे बात करेंगे संविधान कब किसने कैसे बनाया, उससे पहले ही हमने संविधान बनाने के कुछ रास्ते तय कर लिए थे, जो आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को बड़ी हेल्प मिली। द ब्रिटिश रूल्स हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। कुछ लोगों को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वोट देने का अधिकार दिया था। तो उसमें साथ में इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। दिस वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये 1937 में जैसा कि आपको बता दें कि कुछ एक्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने पास किया था, और उस एक्ट को पास करने के दौरान ही उन्होंने कुछ लिमिटेड राइट्स दिए थे इंडियंस को, और जिसके आधार पे उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। लेकिन वो कुछ उसकी भी लिमिटेशन थी। वो बहुत जिस तरह की फ्रीडम की बात वो करते थे कांग्रेस लीडर, उस तरह की आज़ादी भारत के लोगों को नहीं मिलती थी। नाउ बट द एक्सपीरियंस्ड गेन by the Indian proved very useful for a country in setting up its own। इस तरह के संविधान बनाने और इस तरह का जो रास्ता उन्होंने तय किया था, आपको बता दें कि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब उनको अपना देश का संविधान बनाने की आवश्यकता हुई, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा। अब ज़रा सा बात करते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो कौन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत का बनाने वाले। वो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट किया था उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। वो द डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो निर्वाचित सदस्य थे, चुन के गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। तो ये इतने मेंबर्स थे उस संविधान को लिखने के दौरान। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 मेंबर थे, और वो संविधान बन के तैयार हुआ था। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हुआ। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको ये चीज़ें कंफर्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, जिसका निर्वाचन हुआ था, और उस निर्वाचन के दौरान उसके मेंबर कितने थे, और उसने संविधान, जो इन लोगों ने संविधान बनाया कब तक था, ये सारी चीज़ें आपको हम इस तरह से बताते जा रहे हैं। तो आप समझते रहिए।
कुछ एक आध बातें आती हैं कि जो संविधान बनाने वालों में महत्वपूर्ण नाम आप जानते रहिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी मेंबर थे उसमें। जो 299 मेंबर इज़ द बिग फिगर, तो उसमें सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ सवाल आता है कि गांधी जी वो संविधान बनने के दौरान वो उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी जी के जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे जो देवर फॉलोअर ऑफ गांधी जी, और वो उनकी इन चिंताओं का ध्यान में रखते थे, और स्पष्ट रूप से कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। तो ये सब जो चीज़ें, वुमेन्स विल enjoy द सेम राइट एज मैन, आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, उनके ये शब्द थे। तो गांधी जी की यही इच्छा थी। और आपने देखा होगा कि जब संविधान मतलब आप आगे समझेंगे, देखेंगे कि संविधान में उन चीज़ों को, उनकी इन चिंताओं को शामिल किया गया था। और ये एक जो, चूँकि अब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एलिमिनेट कर दिया गया है सीबीसी द्वारा, तो इन चीज़ों पे बहुत हम चर्चा नहीं करेंगे। और ये एक है जिसमें जब वो देश का संविधान बना रहे थे साउथ अफ्रीका के लोग, तो उसमें उन लोगों ने अपनी आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने, कष्ट उठाने वाले को सलाम करते हैं, देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं। तो साउथ अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने गणतंत्र को सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं। ये सब चीज़ें थीं जो संविधान बनाने के दौरान था। और तो ये सब अब चूँकि संविधान भारत का ही संविधान आपको पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ना है, तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अब आपको बताएंगे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, कि प्रियम्बल। जो प्रियम्बल का मतलब होता है कि संविधान का उद्देश्य। और आपको बता दें कि संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका यानी प्रियम्बल के साथ होती है। और ये ट्रेंड संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल जिसे कहते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की मोटिवेशन से लिया गया था कि संविधान का प्रियम्बल। और संविधान के प्रियम्बल का इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान का ये उद्देश्य क्या है इस संविधान को बनने का। तो इसलिए इसको आपने कई बार स्कूलों में एक्टिविटीज़ के दौरान इसको आपने लिखा है और पढ़ा है। इस चीज़ को आज समझने का समय है कि मैं थोड़ा पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and the secure to all its citizens justice, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी संविधान जब बना तो उन्होंने कहा इसका हम अपने आप को अर्पण करते हैं। तो दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिल जाती हैं कि संविधान, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आमने सामने आ जाते हैं किसी विषय को लेके। तो इस डाउटफुल स्थिति में
ये होता है कि संविधान जो का प्रियम्बल ही उनको मार्गदर्शन करता है। हम एक एक चीज़ को ज़रा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि द वर्ड इज़ सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का अधिकार होगा, सर्वोच्च अधिकार होगा। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। सोशलिस्ट, इन वर्ड्स को आपको पहचानना है जिन शब्दों को शामिल किया गया था प्रियम्बल में। प्रियम्बल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको थोड़ा सा, अब चूँकि समय आ गया है, यू आर इन द क्लास 9 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सॉवरेन शब्द का अर्थ इनमें से कौन होगा, सोशलिस्ट शब्द का इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप पहचानते रहिए। तो इसमें देखिए ज़रा आप कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते रहें। समाजवादी सोशलिस्ट, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। न्यू वर्ड सेक्युलर, अगला वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब हो गया जिसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, यानी कि कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं होगा। सरकार सभी धर्म और मान्यता को आचरण को समान सम्मान देगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणराज्य जिसको कहते हैं, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना होगा। ये कोई राजा या उसका वंश नहीं होगा, उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। जस्टिस, न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब हो गया कि जिसको समता कहते हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। फिर उसके बाद फर्टेनिटी यानी बंधुत्व, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं मानेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप वर्ड बाय वर्ड समझते रहें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको और साथ में इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की ज़रा सा बात कर लें। संस्थाओं के स्वरूप, इसमें जो चीज़ें हैं संस्थागत रूप, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की क्या कि ऐसा नहीं कि पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करेगा, जिसे जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, तो इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इससे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना और समाज में बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट या संशोधन के प्रावधान किए गए थे, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं। तो या अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है संविधान को समचीन या मतलब समय के अनुरूप बनाए रखने के लिए इस तरह से प्रयोग किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये टॉपिक है, इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस